हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एनवी क्लासेस में। तो हमने आपको कहा था कि हम आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉप 25 एमसीक्यू देंगे। जो भी चैप्टर हमने पिछली वीडियोस में पढ़ाए हैं तो उनसे रिलेटेड 25 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। तो वो ये हैं, उनमें जो आपका पहला क्वेश्चन है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह कथन सर्वप्रथम किसने कहा? तो देखिए, जो ये विश्व में जो कहा था कि जो पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, वो आपका सबसे पहले कहा था महर्षि कणाद ने। उनका ये कहना था कि पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे बहुत सूक्ष्मतम कणों से मिलकर के बना होता है। तो चलिए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं मुख्यतः होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो जो चौथी अवस्था मैंने बताया था वो था प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या होता है? पदार्थ की चतुर्थ अवस्था होती है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया द्वारा समुद्र के जल को शुद्ध किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है आपका आसवन। तो केमिस्ट्री की वीडियोस में हमने ये डिटेल में बताया है। आसवन यानी डिस्टिलेशन, इसको आप याद कर सकते हैं, डिस्टिल्ड वाटर यानी कि शुद्ध जल। तो इसको आसवन द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशमिश के दाने जल में रखने पर फूल जाते हैं। किसके कारण किशमिश के दाने जो है जल में रखने पर फूल जाते हैं? तो किशमिश के दाने जो होते हैं वो परासरण के द्वारा क्या हो जाते हैं? जल में रखने पर फूल जाते हैं। परासरण होता क्या है? जल का जो है उच्च सांद्रता की ओर प्रवाह करना क्या होता है? परासरण होता है। तो इसके कारण किशमिश के दाने जल में रखने पर फूल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन में भीगे कपड़ों से जल निचोड़ने में किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो आसवन, अपकेंद्रण, वाष्पन या अवसादन। तो जो भी ये वॉशिंग मशीन से रिलेटेड जो कपड़ों से जल निचोड़ने में वो आपका किया जाता है अपकेंद्रण विधि का प्रयोग। इसमें होता क्या है, एक अपकेंद्रण यंत्र होता है जिसको कि बहुत ज़्यादा तेजी से घुमाया जाता है। तो ये मैंने बताया था कि जो ये कोलाइडी कणों के लिए भी ये महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें कोलाइडी के जो भारी कण होते हैं वो क्या हो जाते हैं? नीचे बैठ जाते हैं, और जो हल्के कण होते हैं वो ऊपरी सतहों में आ जाते हैं। तो जो ये पृथक्करण की विधियों से रिलेटेड इस क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है आपका बी, अपकेंद्रण। अगला क्वेश्चन है, ठोस का गैस अवस्था में परिवर्तन कहलाता है। तो देखिए, जो अवस्थाओं का जो आपस में परिवर्तन होता है उसके बारे में भी लेक्चर वीडियोस में बताया है। तो जो ठोस को डायरेक्ट अगर आप गैस में बदल सकते हो तो उसका राइट आंसर है आपका ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा ठोस का डायरेक्ट गैस में क्या किया जा सकता है? अवस्था परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल दिया था कपूर का ऊर्ध्वपातन, अमोनियम क्लोराइड जो है उसका ऊर्ध्वपातन। अगला क्वेश्चन है 7th, किस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है? तो आपके ऑप्शन इसके लिए हैं, ए ठोस, बी द्रव, गैस या प्लाज्मा। तो अणुओं की जो गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है वो होती है गैस अवस्था में, क्योंकि गैस के कण क्या होते हैं? बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए फ्रीली मूवमेंट यानी बहुत अधिक गति करने लग जाते हैं। तो इनका वेग अधिकतम होता है और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ एम बी स्क्वायर। तो इससे आप ये समझ लो कि इस गैसों में जो गतिज ऊर्जा होती है वो ठोस द्रव की अपेक्षा क्या होती है? अधिकतम होती है। 8वां क्वेश्चन है, गैस का ठोस में अवस्था परिवर्तन कहलाता है। तो अभी देखा आपने क्वेश्चन में कि जो ठोस का गैस में अवस्था परिवर्तन होता है वो होता है आपका ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन। तो जो इसका राइट आंसर है वो है निक्षेपण या कंसोलिडेशन इसको कहते हैं। तो गैस का जो ठोस में, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है, गैस का ठोस में अवस्था परिवर्तन निक्षेपण और ठोस का डायरेक्ट गैस में अवस्था परिवर्तन ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। शुद्ध जल का जो क्वथनांक होता है वो होता है 373 केल्विन। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, 373 केल्विन इज राइट आंसर। तो 10वां क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिश्रण है? देखिए, ये क्वेश्चन वैसे बहुत इजी है। तो इसका जो आंसर है वायु। तो चांदी और हाइड्रोजन, अमोनिया हो गया शुद्ध पदार्थ, ये तीनों क्या है? आपके शुद्ध पदार्थ हैं। तो इनके लिए एक ट्रिक बताई थी, जो तत्व होता है उसका अपना क्या होता है? एक प्रतीक होता है या वो पीरियोडिक टेबल में होगा। तो जैसे चांदी का अपना प्रतीक है Ag, हाइड्रोजन का H
और जो यौगिक के लिए बताया था अमोनिया वो यौगिक है, तो उसका अपना फॉर्मूला है NH3। तो देखिए वाई में क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन बहुत सारी गैसें मिली हुई होती हैं, इसका कोई अपना स्पेशल फार्मूला नहीं होता है, तो ये मिश्रण की पहचान है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी वायु। अगला क्वेश्चन है, दूध में वसा होता है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जो दूध में वसा होता है वो होता है आपका परिक्षेपण, निलंबन या कोलाइट। तो इसका जो आंसर है वो होता है परिक्षेपण। तो परिक्षेपण यानी कि दूध में वसा जो होता है यानी दूध में मलाई, वो किसका उदाहरण है, परिक्षेपण का उदाहरण है। नंबर नेक्स्ट है, दूध होता है। देखिए दो क्वेश्चन यहाँ पे साथ में दिए हैं ताकि आप एग्जाम्स में इनमें कंफ्यूजन ना करो। देखिए जब दूध होता है क्या स्पेशली होता है, एक तो पायस, इसका राइट आंसर है पायस। और अगर यहाँ पे ऑप्शन में पायस नहीं दिया हुआ होगा तो आपका आंसर आ जाएगा ए कोलाइड। जैसे ये क्वेश्चन है तो इसमें आपका जो आंसर आ जाएगा, यहाँ पे पायस नहीं दिया हुआ है तो इसका आपका आंसर आ जाएगा आंसर ए कोलाइड, क्वेश्चन नंबर 13 में। तो देखिए अगर आपके पास पायस ऑप्शन में है तो आप पायस को क्या करोगे, राइट टिक करोगे, और अगर पायस ऑप्शन में नहीं दिया है तो आपका क्या होगा, कोलाइड इसका राइट आंसर होगा। और अगर दोनों यहाँ पे ऑप्शन में दिए हुए हो तो आप पायस को ही क्या करोगे, राइट टिक करोगे। देखिए दूध में वसा जो होता है परिक्षेपण और दूध होता है पायस या कोलाइड, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है आपका, कोलाइट कणों द्वारा की गई जिगजैग गति कहलाती है। तो देखिए इसमें बताया था कि जो कोलाइट के कण जिगजैग गति करने लगते हैं, अगर उसको आप उसके जो सॉल्यूशन को हिलाओगे तो उसको हम कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ब्राउनियन गति। अगला क्वेश्चन है 15, मोमबत्ती का पिघलना कौन सा परिवर्तन है। तो जो मोमबत्ती का पिघलना होता है वो होता है आपका भौतिक परिवर्तन, क्योंकि मोमबत्ती अगर पिघल गई तो उसके मोम से आप दोबारा क्या कर सकते हो, मोमबत्ती प्राप्त कर सकते हो। तो जहाँ भी आपको उस पदार्थ से दोबारा पदार्थ प्राप्त हो जाए, मीन्स ऐसा परिवर्तन जिसमें आपको पदार्थ पुनर्अवस्था में प्राप्त हो जाता है तो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो ये हो जाएगा आपका भौतिक परिवर्तन। तो इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, एक का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है। तो ये भी कंफ्यूजन क्वेश्चन है। देखिए मोमबत्ती अगर जल चुकी है तो दोबारा प्राप्त नहीं कराई जा सकती है, तो इसे रासायनिक परिवर्तन हम कहेंगे। तो मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन होता है, जबकि मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन होता है। तो आप सिंपली देखिए कि भौतिक परिवर्तन में आपको वह जो वस्तु आपने परिवर्तित कर दी है वापस प्राप्त हो सकती है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में वह पुनरावस्था में प्राप्त नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम से पेट्रोलियम पदार्थ, जो कि पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इनको प्राप्त करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी आपको बताया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी प्रभाजी आसवन। देखिए जब भी पेट्रोलियम पदार्थों से जो भिन्न भिन्न क्वथनांक वाले पदार्थ आपके होते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, तो इतने अधिक मतलब जो जिनके क्वथनांक भिन्न भिन्न होते हैं, अगर आपको वो प्राप्त करने हैं तो इसके लिए प्रभाजी आसवन यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रयोग किया जाता है। जबकि आसवन का प्रयोग आपका शुद्ध जल को यानी कि जो अशुद्ध जल हो गया, डिस्टिल वाटर हो गया, जिसका पीएच मान 7 होता है, वो प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी प्रभाजी आसवन यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल को किस विधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो देखिए समुद्र का जल जो हो गया उसको शुद्ध करना या जो शुद्ध जल है, तो ये बताया आपको ये आसवन यानी कि डिस्टिलेशन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो इसे याद करने के लिए आप डिस्टिलेशन यानी कि डिस्टिल्ड वाटर से डिस्टिलेशन याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, रंगों को विलायक से पृथक करने में किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जिसका नाम ही है रंगों को विलायक से पृथक करना, क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमा का मतलब होता है रंग और ग्राफी का मतलब होता है लेखन, तो रंगों से रिलेटेड ये है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोमेटोग्राफी यानी कि वर्ण लेखन। तो जो रंग हैं उनको अगर विलायक से पृथक करना है तो उसके लिए क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। तो इनका जो है संपूर्ण विस्तार अच्छी तरह से मैंने अपनी वीडियोस में बताया है। अगला क्वेश्चन है, दूध से दही बनने में होता है। तो ये क्वेश्चन भी वैसे काफ़ी बार पूछा जाता है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो देखिए दूध से दही अगर बन चुकी है तो फिर दही से आप दूध प्राप्त नहीं कर सकते हो। तो ऐसे परिवर्तनों को आप कहते हैं रासायनिक परिवर्तन, जिनमें वस्तु को पुनरावस्था में प्राप्त नहीं करा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है।
तो इसमें भी हमने काफ़ी अच्छे से चर्चा की थी कि जो कोलाइडी कण होते हैं वो प्रकाश का क्या कर देते हैं, प्रकीर्णित कर देते हैं। तो कोलाइड के कण जब प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं तो प्रकाश का पथ क्या हो जाता है, दिखाई देने लगता है। तो इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, टिंडल प्रभाव। तो इसकी खोज की थी टिंडल नामक वैज्ञानिक ने, जो कि एक भौतिक शास्त्री था। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक कोलाइड है। तो देखिए कोलाइड के बारे में हमने बताया काफ़ी। तो जो कोलाइड होते हैं उनके कणों को आप नग्न आंखों से नहीं देख सकते हो, ये गाढ़ा होता है। तो विषमांगी मिश्रण होता है, लेकिन दिखाई किसकी तरह देता है, समांगी मिश्रण की तरह देता है। तो प्राकृतिक कोलाइड का जो आंसर है वो है ए, रक्त। रक्त यानी कि ब्लड वो क्या होता है आपका, कोलाइड ही होता है और नेचुरल भी होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए, ब्लड यानी कि रक्त। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला खनिज है। तो देखिए खनिज पदार्थ क्या होते हैं, मुख्यतः पृथ्वी से निकाले जाते हैं। और जो सबसे अधिक पाए जाने वाला खनिज है वो है आपका ब्रिजनेमाइट। तो ब्रिजनेमाइट जो है अमेरिकी खगोल शास्त्रियों ने या भूगर्भ शास्त्रियों ने इसे ढूंढा है, सॉरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, ब्रिजनेमाइट। ये पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे अधिक खनिज है, या जो ऐसा खनिज है जो पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो देखिए जो ये इंपॉर्टेंट है, तो पृथ्वी में जो सबसे अधिक पाया जाता है वो तत्व है आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होता है, पृथ्वी में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। तो इसके लिए एक ट्रिक है, सिंपल सी ट्रिक, अगर आपको इसको याद करना है तो जो तत्व पाए जाते हैं उनको क्रम से याद करना है। तो उसके लिए एक ट्रिक है, ओ सियाल फेंकना। तो इस ट्रिक से आप क्या कर सकते हो, इन तत्वों को याद रख सकते हो। तो देखिए ओ मीन्स ऑक्सीजन सबसे अधिक पाया जाता है, फिर आपका सिलिकॉन या एल्युमिनियम, आपका फेंक से हो जाएगा लोहा, सी से हो जाएगा कैल्शियम, और ना यानी सोडियम। तो इस प्रकार आप इसको क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। तो धातुओं में देखिए ऑक्सीजन आपका क्या होता है, अधातु होता है। सिलिकॉन आपका उपधातु होता है। तो धातुओं में सर्वाधिक आप कौन पाया जाएगा, यहाँ से देखिए सीरियल से एल्युमिनियम, फिर आपका लोहा, कैल्शियम, सोडियम। और अधातुओं में क्योंकि ऑक्सीजन सबसे पहले है तो ऑक्सीजन आपका क्या है, अधातु है। उपधातुओं में सिलिकॉन सबसे अधिक पाया जाता है। और अगर क्वेश्चन ऐसे आ गया कि मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व, तो वो भी हो जाएगा ऑक्सीजन, फिर कार्बन, हाइड्रोजन और अंतिम में नाइट्रोजन। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, इन तत्वों को इस ट्रिक से याद रख सकते हो। तो ये आज के टॉप 25 एमसीक्यू थे, जो कि हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से निकाले थे, जो आपको वीडियोस में हमने बताए थे। तो अब जो है हम आपके लिए जो अगला एमसीक्यू लेके आएंगे वो फिजिक्स से रिलेटेड होगा, जिसमें कि आपको अभी पहले फिजिक्स की वीडियोस देंगे और फिर तब जाके आपको इससे रिलेटेड एमसीक्यू हम प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। तब तक के लिए देखिए आप हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर वन दरोगा से रिलेटेड या एग्ज़ाम किसी भी साइंस से रिलेटेड एग्ज़ाम्स को अगर आपको अच्छी तैयारी करनी है तो आप हमारे चैनल से जुड़िए।